तो आज तारीख है 4 जनवरी और आज की जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जितनी भी ऐसी खबर है जो हम लोगों के जानने के लिए ज़रूरी है उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो दो तीन ही खबर है मैन। एक तो जैसे हम जानते हैं कि 40 लाख कोवैक्सीन के जो बच्चों को डोजेस लग रहे हैं, हम लोग देखते हैं 40 लाख डोजेस कल लग गए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है उसको। एक न्यूज़ है जो चाइना ने लद्दाख पे पेंगोंग पे एक ब्रिज बना लिया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एक न्यूज़ है जो देवास शेयर होल्डर्स की है, तो उन्होंने तकरीबन $30 मिलियन के एसेट्स जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसको सीज कर दिया गया है फ्रांस में। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें पेंगोंग वाली न्यूज़ की, तो नॉर्थ साउथ जो पेंगोंग लेक है उसको जोड़ने के लिए चाइना ने पेंगोंग पे एक ब्रिज बना दिया है, जो तकरीबन ओवरऑल पेंगोंग को घूम के आने की जो अभी तक प्रॉब्लम होती थी चाइना को, अगर जरूरत पड़े तो वो 150 किलोमीटर कम कर देगा ये ब्रिज उनके लिए। जो टुसो एरिया है, टीएसओ, उस एरिया में बनाया गया है बेसिकली, जो फिंगर 2 को जोड़ता है एक दूसरे से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग देखते हैं कि हम जो लाइन मानते हैं, एलओसी मानते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जो पेंगोंग की लेक है उसको 8 फिंगर्स में बांटा गया है। तो हम लोगों के हिसाब से वो आठों की आठों फिंगर्स इंडिया में आती हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर लें, जो लाइन है जो अक्साई चीन, क्योंकि चीन ने हमसे ले लिया था, उसके बाद में प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 1 से लेके फिंगर 4 तक का जो एरिया है वो इंडिया के अंतर्गत आता है, और 5 से लेके 8 है वो चाइना में आता है। अब ये जो ब्रिज है ये फिंगर 2 के पास में बनाया गया है, तो ये, और सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी आ गई हैं, तो ये चीज भी ये प्रूफ करता है कि हाँ, पेंगोंग के एरिया में चाइना वाले हैं। और जिसको अगर हम बात करें, होम मिनिस्ट्री ने हमारे टोटली डिनाई ही कर दिया था पूरी तरीके से। तो ये जो चुसुल वैली है बेसिकली, वहाँ से न्यूज़ वगैरह ये सब निकल के आई हैं। और ऐसी नहीं है कि उसके, देखो, उसके आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे हम देखते हैं बड़े बड़े पर्वत हैं और वहाँ पे हमारे चेक पोस्ट वगैरह हैं। कृष्ण चेक पोस्ट है, हम लोग देखते हैं द्रावली चेक पोस्ट है। तो उन चेक पोस्टों पे तो हम लोगों ने ऊपर एकदम फौजी बिठा के रखे हैं पूरे चारों तरफ। ऊपर से बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड अथॉरिटी है, उसने भी वहाँ पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहाँ पे रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। तो स्ट्रेटेजिकली वो लोग उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते, अगर बढ़ेंगे तो फिर तो लड़ाई ही है। लेकिन वहां तक भी आ गए हैं, ये चीज भी दिखाती है कि हाँ, इंडिया का एरिया ऑक्युपाइड कर लिया गया है काफी हद तक। अब इस पे सरकार क्या कहती है ये तो देखते हैं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बयान आएगा ही। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है देवास शेयर होल्डर के बारे में। देखो है क्या, पूरी खबर सुनो कि 2005 में जो एंथ्रेक्स है, अब एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक ऐसी एजेंसी है जो विदेशों में जाती है, हर जगह जाती है, और हमारे इसरो के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आती है कि ये मिसाइल लॉन्च कर दो, ये सैटेलाइट लॉन्च कर दो। जो इसरो के लिए प्रोजेक्ट है वो एंथ्रेक्स लेके आती है, और बदले में इसरो को पैसे कमाती है। सीधी सी बात है, एंथ्रेक्स हमारी सरकारी एजेंसी है। तो एंथ्रेक्स ने देवास शेयर होल्डर के साथ में एक 2 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक टेंडर किया था 2005 में। बाद में 2011 में इनरेगुलरिटीज बताते हुए यूपीए की गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया था। और बेसिकली तब तक तकरीबन $600 मिलियन देवास शेयर होल्डर्स दे चुके थे। अब ये केस कोर्ट में चला, पूरा का पूरा, हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो फैसला आया 2016 में, उसमें यह कहा गया था कि अब भारत सरकार को देवास शेयर होल्डर्स को तकरीबन $672 मिलियन देने पड़ेंगे, जो कि आज 5 साल होने को आए, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट में नहीं दिए। तो सीधी सी बात है, देवास शेयर होल्डर जो कंपनी थी फ्रांस की, तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस की कोर्ट जो है वहां पे केस कर दिया। तो फ्रांस की कोर्ट ने क्या किया है, जो, अब देखो, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी भारत सरकार के अंतर्गत आती है और उसके एसेट्स हैं जो फ्रांस में है, वहां पे पोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, टर्मिनल्स बने हुए हैं, तो उनको सीज कर दिया गया है, और वो पूरे सीज करके देवास शेयर होल्डर्स को दे दिए गए हैं। अब इंटरनेशनल पटल पे देखी जाए ना, तो ऐसा ही वोडाफोन के टाइम पे भी हुआ था, हम लोग देखते हैं। तो उस हिसाब से इंडिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है यहाँ पे, हम देखते हैं। तो अब इसके लिए हमारी सरकार क्या करती है? अब इनको पैसे चुकाती है, अपने एसेट्स को छुड़ाती है, या उन एसेट्स को जाने देती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आज पीआईबी में आई है बेसिकली, और हिंदू में भी आई है, दोनों में ही आई है, कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ईओएस जो हम बोलते हैं, EOS-4 और EOS-6, ये 2 मिशन और हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा 2022 में ही। और 2022 में बाय द वे हम लोग देखते हैं गगनयान भी लॉन्च करना है इनको। तो ये 3 मिशन तो फिक्स हो चुके हैं।
बाकी के 2024 तक में हम देखते हैं एक्सोसेट की बात कर लें, दिशा मिशन की बात कर लें, वीनस मिशन जा रहा है, त्रिष्या की बात कर लें हम लोग, निसार मिशन जो जा रहा है हम लोग रशिया के साथ में मिलकर भेज रहे हैं। तो ये कुछ और मिशन है जो 2024 तक भेजे जाएंगे। और अभी जो 2021 की बात करें कि कितने मिशन भेजे गए इसरो के द्वारा, तो बेसिकली 3 ही मिशन भेजे गए। बेसिकलि सफल तो 2 ही कहेंगे। एक तो जो यूनिटी सेट था, हम लोग देखते हैं एमेजोनिया 1 था, जो पीएसएलवी बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, तो पीएसएलवी CJ-1 के द्वारा भेजा गया था उसको। और दूसरा था जो सेट था। ये 2 ही मिशन है जो इसरो के 2021 में हो पाए, क्योंकि 2021 में हम लोग देखते हैं कोरोना काल भी बना रहा, सेकेंड वेव भी आ गई थी, तो काफी प्रॉब्लम्स भी थी। और एक हम देखते हैं थर्ड मिशन और था जिसका नाम है GSLV F10 से भेजा गया था, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन 3 था, EOS-3 था, और EOS-3 फेल हो गया था हम लोग देखते हैं। तो अगर सफल मिशन की बात की जाए तो 2021 में केवल 2 ही मिशन है जो इसरो के द्वारा सफल किए गए। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है, एक डाटा पॉइंट आया है पेज नंबर 7 पे दाइन दूंगा कि कैसे कैसे टॉप सर्चेस क्या रही इंडियंस की, अगर हम लोग बात करते हैं 2021 में टोटल में। तो 2021 में अगर टॉप सर्चेस की बात करें गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया, तो एक ही चीज है, IPL। नंबर 1 पे तो IPL ही है। उसके बाद में हम देखते हैं यूरोपा कप हुआ, जय भीम हुआ, ओलंपिक हुआ, कोपा अमेरिका हुआ, ये टॉप सर्चेस में। अब देखो, अब अपन लोग बात कर ले रहे हैं एज एन कैटेगराइजेशन। तो पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा को सर्च किया गया, सेकंड नंबर पे आर्यन खान है। आर्यन खान बेचारे पे ड्रग्स व्रग्स भी नहीं निकले, लेकिन इतना मीडिया ट्रायल चलाया गया कि वो सेकंड नंबर पे आ चुका है। फिर हाउ टू, जब हम लोग बोलते हैं कि हाउ टू करके लोगों ने गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च किया, तो हाउ टू रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन, ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया गूगल पे। व्हाट इज में अगर देखा जाए तो व्हाट इज ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा सर्च किया गया, और सेकंड नंबर पे है व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 100। ये 2 वर्ड्स हैं सबसे ज्यादा सर्च किए गए। मूवीज में जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की गई वो 3 है। नंबर 1 पे जय भीम है, सेकंड पे शेरशाह है, और थर्ड नंबर पे है राधे, जो सलमान खान की मूवी है, पता नहीं क्यों है लेकिन है सर्चेस में। अब इवेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इवेंट में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा ओलंपिक सर्च किया गया, और सेकंड नंबर पे ब्लैक फंगस सर्च किया गया है 2021 में। तो एक टॉप सर्चेस हैं जो इंडिया की रही हैं इस साल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है सूडान के PM जो हम देखते हैं हेमडॉक थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हाल ही में। जो डेडलीस्ट प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, बहुत खतरनाक होता जा रहा है, तो उन्होंने हाल ही में दे ही दिया फिर रेजिग्नेशन। हम जानते हैं कि सूडान की थोड़ी बात कर ले तो 2019 में जो उमर अल बशीर थे उनको हटा के सिविलियन रूल आ गया था। फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो खरतून वगैरह जो कैपिटल वगैरह है वहाँ पे भी सिविलियन रूल्स आ गए थे। लेकिन फिर वही है कि सिविलियन रूल जरूर आ गया, लेकिन उन्हें जनता को शांत कैसे रखना है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो एट दी एंड क्या हुआ है, अभी वही हालत हो गई है, और यही ज़्यादातर स्पेकुलेशंस लग रही हैं कि सूडान में वापस से मिलिट्री रूल ही आ जाएगा। और हम लोग जैसे खार्तून की बात करते हैं, सूडान की जो कैपिटल है वो बेसिकली फेमस किस लिए, हम लोग जानते हैं कि वाइट रिवर है, उसके बाद में अर्थारा है, वो दोनों मिलके वहाँ से नील नदी बनाती हैं जो दुनिया की सबसे लंबी नदी बनती है। और बाय द वे एक स्पेकुलेशंस लोग गलत ऐसे है ना कि लोगों के भ्रांतियां बन जाती हैं मन में। लोग सोचते हैं इजिप्ट में ज़्यादा पिरामिड्स हैं, जबकि इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड सूडान में दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड्स हैं। लेकिन इजिप्ट ने उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर रखी है, इसलिए लोगों को लगता है इजिप्ट में ज़्यादा पिरामिड है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है NPT को लेके, जो हम देखते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी होती है बेसिकली, जो 1969 में की गई थी बेसिकली। और नई ऐसी कंट्रीज ना बने जो न्यूक्लियर पावर्ड हो, इनके लिए ये ट्रिटी की गई थी। और अभी कल कुछ नहीं हुआ, न्यूज़ में केवल इतना है कि चाइना, US, UK, रशिया, फ्रांस, जो P5 बेसिकली कंट्रीज है, P5+1, उन 1 में से मतलब एक कंट्री नहीं है इसमें, लेकिन P5 बेसिकली मान सकते हैं। तो जो ग्लोबल पावर कंट्रीज है उन लोगों ने कहा है कि हाँ, हम लोग NPT ट्रिटी को और आगे लेके जाएंगे, और कोई भी नया देश न्यूक्लियर ना बने इसको सुनिश्चित करेंगे ग्लोबली। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो वेपन स्प्रेडिंग रेस है वो दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। चाहे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर पावर्ड वेपन ना भी हो, लेकिन वेपन ओवरऑल में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार ये भी कहा गया है कि वेपन स्प्रेडिंग रेस को भी रोका जाएगा, और हम लोग ओवरऑल जो आयात है उसको कम करने की कोशिश करेंगे ग्लोबली वेपन्स की जब बात करते हैं। लेकिन देखो, ये कहने की बात है, कम तो कोई नहीं करने वाला, जो सही वाली बात है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि NPT को इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों ने साइन करके नहीं रखा है। इंडिया ने ऐसा कोई मतलब ट्रीटी साइन ही नहीं की थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं इंडिया ने बना लिया था, फिर इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और वही कुछ वजह हैं जिस वजह से आज भी हम लोग NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके मेंबर नहीं है इंडिया आज भी।
और फिर एक चीज और है, एनएसजी का मेंबर, इंडिया ने आज भी ट्रीटी साइन नहीं की है बाय द वे एनपीटी, लेकिन एनएसजी के मेंबर बनने के लिए इंडिया ट्राई करता रहता है और काफी देश उसके समर्थन में भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना फिर पाकिस्तान का समर्थन करने लगता है कि इन्होंने भी साइन नहीं की, इसको भी बनाओ, तो फिर वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही गिर जाता है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है ओएनजीसी को लेके कि ओएनजीसी की पहली वुमेन सीएमडी बन गई है अलका मित्तल। और कुछ अब देखो, हम लोग बात करते हैं ना पेट्रोलियम कंपनीज की, तो इस समय टॉप पेट्रोलियम कंपनीज की जो सीएमडी है, एमडी है, वो वुमेन्स बनती जा रही हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात भी की थी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो निशी करके एक महिला है वो बन गई है। अब ओएनजीसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 60% जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो है, 40% का लिक्विडेशन किया जा चुका है मार्केट में, और जो 70% क्रूड ऑयल है जो हमारे देश में निकलता है वो ओएनजीसी के द्वारा निकाला जाता है। 57% जो डिमांड है इंडिया में क्रूड ऑयल की वो ओएनजीसी ही पूरा करता है, और ओएनजीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है एप्पल को लेके कि मार्केट कैप की जब हम लोग बात करते हैं तो एप्पल ने $3 ट्रिलियन को पार कर लिया है। अब मार्केट कैप कैसे नापा जाता है? बेसिकली एक शेयर लो कंपनी का और वो शेयर की वैल्यू कितनी है, और फिर टोटल शेयर उस कंपनी ने कितने जारी किए उससे मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट कैप निकल के आ जाता है। तो मार्केट कैप में एप्पल कंपनी ऐसी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन को सरपास कर दिया है, और 2006 से हम लोग कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 3000% की ग्रोथ की है एप्पल ने। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो आई है अभी जो यूथ फॉर एनिमल फाउंडेशन है उसको लेके। एक लड़की है 16 साल की, निकिता धवन, उसकी फाउंडेशन है यूथ फॉर एनिमल। तो इसने पिटीशन लगाई है, एक अफ्रीकी हाथी है जिसको बंद करके रखा गया है अभी तक दिल्ली के जू में, उसको लेके। अब देखो ये हुआ क्या था, हम लोगों ने अफ्रीका से 2 हाथी मंगाए थे, आज से तकरीबन 15 साल हो गए उस बात को। अब अफ्रीकी हाथी मंगाए इसलिए थे कि हम यहाँ पे अपनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें उनको छोड़ेंगे, उनका प्रिजर्वेशन करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको जू में बंद रखा गया है पिछले 15 साल से, उनमें से एक हाथी जू में ही मर गया। तो इस चक्कर को लेके उसको रिहा करने के लिए आर्टिकल 21 के तहत ये पिटीशन दायर की गई है, और जहां तक इसको छोड़ भी दिया जाएगा जल्दी ही। वो 15 साल से बेचारा जू में बंद है, जो कि नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए एनिमल्स के साथ में, तो खास करके हाथी जैसे के साथ। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई ये सार्क को लेके। सार्क हम लोग जानते हैं, सार्क एक ऐसे संगठनों में से है जो 2014 में उसकी लास्ट समिट हुई थी, सार्क पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, आज 8 साल होने को आए हैं। 2016 में समिट होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। तो सार्क की जो अगली समिट है वो करवाने की बात की है 2022 में पाकिस्तान ने। और अब कल न्यूज चल रही थी जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि सार्क के लिए हमने भारत को इन्विटेशन भेजा है, हमारी होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हम पे कोई इन्विटेशन आया ही नहीं है। तो जहां तक है भारत तो ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान वगैरह भी आएगा, तो भारत तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं होने वाला। और सार्क हम जानते हैं 8 मेंबर थे बेसिकली। अब देखते हैं जब समिट होती है तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है वाटर टैक्सी को लेके कि मुंबई में पहली वाटर टैक्सी शुरू कर दी गई है। बेसिकली जो मुंबई ज़्यादातर टापुओं का शहर है, तो उसमें पूरे एरिया में चारों ओर पानी पानी है, तो उसको एज एन वाटर ट्रेवल के लिए क्यों ना यूज किया जाए, इसके लिए वाटर टैक्सी यूज की जा रही है, वो लॉन्च की जा रही है। और हमारे मोदी जी हैं जो इनॉग्रेट करेंगे अभी कुछ दिनों में उसको। और अब देखो वाटर टैक्सी थोड़ी अलग होती है, थोड़ी तेज होती है। फेरी वैसे ही धीरे धीरे चलती है, बोट तो उससे भी धीरे धीरे चलती है, तो फेरी और बोट तो एक तरफ रख दो, वाटर टैक्सी उनसे तेज चलती है। तकरीबन 1200-1500 रुपये लेगी एक ट्रिप का, एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी, कितने रुपए भरेंगे या कम होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो आई है सेंसस 2021 को लेके। अब देखो 2011 में हम लोगों का पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, अगला सेंसस 21 में होना था। 2020 से शुरू होनी थी चीजें, कोरोना आ गया, नहीं हो पाया। 2021 में फिर से कोरोना की वजह से प्रॉब्लम बनी रही। हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि हम लोग जून में शुरू कर देंगे, जून में शुरू नहीं कर पाए, उन्होंने शुरू किया था अभी अगस्त में। और अभी कोरोना की 3rd वेव की फिर से खतरा बन गया है, तो इस सेंसस को फिर से रोक दिया गया है कि अभी जब तक ये खतरा बना हुआ है सेंसस नहीं किया जाएगा। अब ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। अब कुछ चीजें हैं जो 1-2 निकल के आ गई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंडिया में 640 होती थी 2011 के सेंसस में, वो 736 हो गई हैं। सब डिस्ट्रिक्ट जो 5925 होती थी वो 6754 हो गई हैं। गांव इंडिया में 640,934 होते थे, जो गांव थोड़े से घट गए हैं इंडिया में, 6,39,083 हो गए हैं। तो गांव थोड़े घटे हैं, अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट बड़ी हैं, गांव घटे हैं। और वहीं हम लोग देखते हैं ना एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको भी लेके जो कवायदें चल रही थी सरकार के द्वारा, उनको भी कोरोना की 3rd वेव की आशंकाओं के चलते अभी रोक दिया गया है हाल के लिए। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स बिल्डिंग को लेके। अब है क्या, जो राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल इंटरनेशनल है रशिया में, वो ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मजाक बनता है, क्योंकि इसको शखारोवा ने बनवाया था बेसिकली, जो फादर ऑफ सोवियत हाइड्रोजन बॉम्ब माने जाते हैं। तो सोवियत यूनियन में ह्यूमन राइट्स की बात तो कौन ही करेगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन ठीक है। तो अभी हाल ही में जो राइट टू ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल इंटरनेशनल है, जो सबसे पुरानी ह्यूमन राइट्स की बिल्डिंग मानी जाती थी दुनिया में, उस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बंद कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। तो सीधी सी बात है, वहां पे पुतिन है तो क्या ही ह्यूमन राइट्स की बातें होंगी, जो भी है, ठीक है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है दलाई लामा के बारे में, कि दलाई लामा को इंडिया में जो लाने वाले सोल्जर्स थे, 3 सोल्जर्स जो दलाई लामा को इंडिया में लेके आए थे मेनली, उन 3 सोल्जर्स में से जो लास्ट सोल्जर था उनकी भी मौत हो गई है। बेसिकली उम्र के साथ में बूढ़े हो गए थे, खत्म हो गए। तो न्यूज़ सोल्जर के बारे में जरूरी नहीं है, लेकिन दलाई लामा न्यूज़ में है तो हमें दलाई लामा जानना जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि 1950 में तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण किया था, फिर धीरे धीरे करके 59 तक तिब्बत में ऑलमोस्ट हड़प लिया था। 59 में दलाई लामा ल्हासा से भागते हुए भारत में आ गए थे। फिर भारत में धर्मशाला में हम लोग देखते हैं नेहरू ने उन्हें पनाह भी दी थी। फिर देखो होता क्या है, जब भी हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म के 4 अलग अलग स्कूल्स होते हैं। तो तिब्बत बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, और तिब्बत बुद्धिज्म में एक स्कूल होता है जिसको नाम होता है गेलुपा। तो गेलुपा ट्रेडिशनल जो स्कूल होता है बुद्धिज्म का, उससे ये दलाई लामा बिलोंग करते हैं। बाय द वे और भी स्कूल्स हैं, उनके दलाई लामा अलग होते हैं, ये गेलुपा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, और ये गेलुपा के 14वें दलाई लामा है। अब अभी हाल फिलहाल में ये भी कवायद लगाई जा रही है, क्योंकि ये दलाई लामा भी काफी बूढ़े हो चुके हैं, कि कभी किसी भी समय, मतलब जल्दी ही हो सकता है ये भी खत्म हो जाए आने वाले 10-15 साल में, जो भी है। तो अब अगला दलाई लामा कहाँ से बनेगा, इसको लेके भी कवायदें बनी हुई है। जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है, इनका कहना ये है कि दलाई लामा कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जो चाइना में, मतलब बेसिकली जो तिब्बत के जो मॉन्क्स वगैरह हैं, उनका मानना ये है कि ऐसा नहीं है, ये केवल तिब्बत में ही पाए जा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब दलाई लामा खत्म हो जाते हैं तो सर्च किया जाता है नए दलाई लामा का। तो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मॉन्क्स होते हैं, उनसे बात की जाती है, तो वो बता देते हैं कुछ ऐसी अनएक्सेप्शनल चीज़ें जिनसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हाँ ये अगले दलाई लामा है। अब ये ट्रेडिशनल है, इसके पीछे ऐसे प्रैक्टिकल या साइंटिफिक कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो है वो ये है। तो अब अगली बात अगर यहाँ पे की जाए, तो इंडिया वाले कहते हैं इंडिया में अगले दलाई लामा भी हो सकते हैं, लेकिन तिब्बत वालों का मानना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहीं पे ही होंगे। अब ऐसा ना हो जाए कि 2 दलाई लामा बना दिए जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेके। अब बस बहुत छोटी सी न्यूज़ है कि पहली जो इलेक्ट्रिकल बोट है वो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च कर दी गई है। तो कोची में क्या किया जा रहा है ना, वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। अब इसके तहत और भी बोट्स लॉन्च की जाएंगी, उनको एज एन मेट्रो यूज किया जाएगा। अब ये कितनी सफल होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और एक और न्यूज़ है उड़ीसा से ही बेसिकली, कि उड़ीसा में जो लाइफ सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है, होता क्या है, जितने भी पेंशनधारी लोग होते हैं उनको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेशन जारी करवाना पड़ता है, वरना उनकी पेंशन रोक दी जाती हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेशन जो सिस्टम है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा में हम जानते हैं पटनायक जी, उनके द्वारा थोड़ा इम्प्रूव किया गया है कि बेसिकली ऑनलाइन भी तुम उनको भर सकोगे, कि हाँ भाई हर जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको ऐसा नहीं है कि वहीं बैंक तक जाके अपनी शक्ल दिखा के आनी है कि हम जिंदा है, ऑनलाइन भर सकोगे, वीडियो कॉल के माध्यम से भी दिखा दोगे तो काम चल जाएगा, ऐसी सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, बस यही सब हमें जानना जरूरी था, और दैट्स ऑल। न्यूज़ तो इतनी थी। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। तो आज ऐसा कोई भी एडिटोरियल नहीं आया है, ना तो मैंने द हिंदू में देख लिया, इंडियन एक्सप्रेस में भी देख लिया, इवन दो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी देख लिया, कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं है आज जिस पे हम लोगों ने बात ना की हो। तो आज हम लोग एडिटोरियल कवर नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 4 जनवरी 2022 की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।